हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को तैयार करना है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया बच्चों, तो हिंदी का नोट्स मात्र 100 रुपए में, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स हैं, ग्रामर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है ना। सब बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेहतर नोट्स बनाया गया है। तो जो बच्चे यदि नोट्स चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लिख लेंगे 9685292949 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है तो जरूर कॉन्टैक्ट कर ले। अभी त्रैमासिक एग्जाम है, आगे चलकर आपको काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं, बाजार का जादू चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? पहले भक्तिन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे बच्चों। लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन जीवन का कर्तव्य क्या था? भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हो गई, है ना। भक्तिन की कहानी अधूरी लेखिका महादेवी वर्मा क्यों कहा? माया कौन जोड़ता है? बाजार दर्शन पाठ का आधार बताइए। परचेसिंग पावर, सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन भक्तिन चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ये क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल है। वह अपने नाम को क्यों छुपाती है? बताओ जरा। देखो जरा क्या लिखा है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था या लक्ष्मी था। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दे दिया। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पैदा होने पर वह धन भरपूर हो जाएंगे, यह लड़की जहां भी जाएगी वह धन की वर्षा होगी। परंतु हुआ इसके विपरीत। उसके लक्ष्मी बनने की कोशिश बहुत की, परंतु अपने ही ससुराल वालों ने उसे दाने दाने को मुहताज कर दिया। ऐसी निर्धर दशा में वह स्वयं को लक्ष्मी कहलवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना नाम लोगों से छुपाने का भरसक प्रयास किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि भाई भक्तिन का नाम लक्ष्मी तो रखा गया, उनके माता पिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लक्ष्मी नाम रखने से हो सकता है कि भरपूर धन संपत्ति आ जाए घर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। उसके विपरीत हो गया। उसके लक्ष्मी बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई उसके ससुराल वालों ने उसे, है ना, दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। कहने का मतलब नाम के अनुरूप उसका कार्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना नाम, भाई लक्ष्मी जो नाम था उसको छुपाने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि हमारा नाम, है ना, किसी और को पता चले भाई, क्योंकि नाम जो उसका लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी के नाम के अनुरूप काम नहीं हो रहा था, इसलिए अपना नाम छुपाना चाहती थी। ठीक है। चलिए इसके बाद जो अपना अगला प्रश्न है बच्चों, यहां पर इसको देखो। भक्तिन और मेरे बीच में स्वामी और सेवक या सेविका स्वामी का संबंध यह कहना कठिन है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखो, महादेवी वर्मा का मतलब यह तात्पर्य था कि भाई साहब जो हमारे भक्तिन है, भक्तिन ये जो है हमारी सेवा करती है और इतना ख्याल रखती है कि ऐसा लगता है कि हमारे परिवार की सदस्य है। यदि कोई कह दे कि हमारी एक प्रकार से सहयोग करने वाली सेविका है या सेवक है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए भक्तिन नकारती है कि भाई महादेवी वर्मा जी द्वारा या लेखिका के द्वारा नकारा जाता है कि भक्तिन और हमारे बीच सेवक और स्वामी का संबंध बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो जो भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के पास सेवक बनकर आई थी, बाद में लेखिका की अभिन्न छाया बन गई, और अब कोई यह नहीं कह सकता कि लेखिका और भक्तिन का संबंध स्वामी और सेवक जैसा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तिन जो थी, है ना, वास्तव में महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका की सेवा करने के लिए आई तो थी, लेकिन उसकी जीवन की एक अभिन्न अंग बन गई। मतलब ऐसा लगने लग गया कि वास्तविक रूप से हमारे परिवार की हिस्सा है। इस कारण से उसे अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वह एक सेवक और स्वामी के संबंध के पात्र है। ठीक है। चलिए, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा या महादेवी देहाती कैसे हो गई? देखो, भक्तिन जो थी, ये भी क्वेश्चन है आपके में। ठीक है। भक्तिन कैसी थी? गांव की थी। गांव की थी, इसका मतलब उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब पूरा का पूरा ग्रामीण अंचल हो गया। जब वो महादेवी वर्मा जी के साथ रहने लग गई, उसकी सेवा करने लग गई, तो उसके जो जीवन का रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ किसके साथ? महादेवी वर्मा के साथ भी वही चीज होने लग गया। इसलिए महादेवी वर्मा धीरे धीरे करके भक्तिन के गांव के जैसा स्वभाव उसका हो गया। भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी देहात, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का ज्ञान हो गया। इससे पहले वह केवल शहरी जीवन से ही जुड़ी हुई थी।
इसके साथ ही भक्तिन ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर देती थी कि वह देहाती परंपराओं तक निभाने से बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा और देहाती हो गई। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई, क्योंकि वही भक्तिन गांव की थी। गांव में रहन सहन खान पान सब अलग रहता है, और जब भक्तिन जो है लेखिका के साथ रहने लग गई तो उसी की रहन सहन, उसी की संस्कृति, उसी का खान पान, उसी का वेशभूषा सब महादेवी वर्मा के साथ मतलब एक प्रकार से उसका भी अंग बन गया, और महादेवी वर्मा भी गांव के संस्कृति में रहन सहन में है ना रहना जानने लग गई, उस वेशभूषा में पलना सीख गई है ना। इस तरीके से कहा जाता है भाई साहब कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति हो गई कि देहात की जो परंपराएं थी वो सब कुछ मानने लगी। कौन? महादेवी वर्मा। इस तरीके से देहाती हो गई। ये भी क्वेश्चन है, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि लेखिका भक्तिन का अंत करके उसे खोना नहीं चाहती। लेखिका को भक्तिन के प्रति दया और स्नेह का भाव आ जाने से वह कहानी अधूरी रह जाती है। कहने का मतलब भक्तिन की कहानी अधूरी क्यों है? क्योंकि भाई साहब यहां पर कहने का तात्पर्य है कि लेखिका ये चाहती है कि उसकी कहानी हम खत्म ना करें, उसकी कहानी बनी रहे, यहीं पे खत्म वो नहीं करना चाहती है, क्योंकि भक्तिन के प्रति उसको दया स्नेह का भाव आ जाने से भाई कहने का तात्पर्य उसके कहानी भाई उसके अंदर इतना प्रेम भर गया कि अब इसकी कहानी कहीं खत्म कर देंगे तो उसका नाम खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसकी कहानी को पूरा खत्म नहीं किया। आगे चलकर यह भी मिलेगा परचेसिंग पावर लेखक से क्या आशय है? परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति से तात्पर्य होता है। इसके साथ साथ भक्तिन की दो विशेषताएं पूछा गया है, भक्तिन के चरित्र की दो विशेषताएं। तो पहला व्यक्तित्व और परिश्रमी। व्यक्तित्व का मतलब भक्तिन अधेड़ उम्र की महिला थी, उसका कद छोटा और शरीर में दुबला पतला था, उनके ओंठ पतले थे और आंखें छोटी थी। व्यक्तित्व के बारे में कि उसकी वास्तविक रूप शरीर की शारीरिक रचना कैसी थी, तो ये उनकी चरित्र की विशेषताएं हैं। ठीक है। परिश्रमी थी मतलब एक कर्मठ महिला थी, ससुराल में वह बहुत मेहनती थी, है ना, मेहनत करती थी और घर खेत पशुओं आदि में सारा कार्य अकेली करती थी। लेखिका के घर में वह सारे कामकाज पूरी कर्मठता से करती थी, लेखिका के हर कार्य में सहायता करती थी। तो दो आपको इसके चरित्र के बारे में भाई, व्यक्तित्व और उसको स्वाभिमानी, है ना, अच्छी थी भाई, ये परिश्रमी। दो आपको थोड़ा सा अपने से गुण याद करना है, या तो आप अपना 2 पॉइंट बनाकर लिख लेना कि जो आपकी भक्तिन थी बड़ी परिश्रमी थी। परिश्रमी मतलब वो अपने ससुराल में भी काम करती थी, कामकाज करती थी, और यहाँ जो लेखिका के घर में आकर के भी सारा कामकाज करती थी। स्वाभिमानिता मतलब एक प्रकार से महान सेविका का भाव था, है ना, हमेशा एक सेवक स्वामी के संबंध न रखते हुए अपना मान करके बिल्कुल लेखिका की छाया बन करके उसकी सेवा की थी। ये आपका बच्चों इस तरीके से भक्ति नामक चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग तैयार जरूर कर लेना। इसके बाद बच्चों अपन यहाँ पर देखेंगे बाजार दर्शन से। बाजार का जादू चढ़ने उतरने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। इसके बाद बच्चों बाजार दर्शन का और भी क्वेश्चन होगा। परचेसिंग पावर में लेखक का क्या आशय है, बाजार का जादू क्या है ना, बाजार एक जादू है, लेखक जैनेन्द्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा, बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, लेखक जैनेन्द्र के उस बाजारूपन क्या है बच्चों। मतलब कुल मिलाकर के बाजार संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन अपन करेंगे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बाजार एक जादू है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ये दोनों क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ। ये भी क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो ये तीनों प्रश्न आपको पढ़ना है। बाजार एक जादू है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। बाजार एक जादू है क्योंकि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, व्यक्ति स्वयं बाजार की ओर खींचे चले जाते हैं। भाई देखो, जब आप बाजार जाते हो तो आकर्षक चीजें आपको दिखाई देती है, आपको लुभावनी चीज दिखाई देती है, तो ऑटोमेटिक आपको खरीदने का मन करता है। इसलिए कहा जाता है कि बाजार एक जादू है। यदि कोई व्यक्ति खरीदना नहीं भी चाहता लेकिन बाजार जाएगा, सुंदर वस्तुओं को देख करके वो आकर्षित हो जाएगा। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार का
जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं की बस में आ जाता है और वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को खरीदने चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञान होता है कि वह वस्तुएं उसे आराम देने के बजाय उसे आराम में खलल डालती है। कहने का तात्पर्य, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाजार जाते हो, आकर्षक चीजों को देख करके आपकी बिना जरूरत की चीजों को भी आप खरीद लेते हो, लेकिन जब उसका वास्तविक अर्थ आपको पता चलता है, उसका वास्तविक ज्ञान आपको पता चलता है, तब आपको थोड़ा सा परेशानी होती है, आपके जीवन में खलल आता है और वही शब्द जो है आपके मन में भी खलल डालती है कि हमने गलत कर लिया। तो चढ़ने का तात्पर्य यह है, बाजार का चढ़ने का मतलब आपको बिना जरूरत के कुछ अनावश्यक चीजों को आप जब खरीद लेते हैं तो बाजार का जादू चढ़ना है। लेकिन जब उसी के बारे में सोचते हो कि भाई हमने गलत कर ली, तो वो आपका बाजार का जादू का उतरना तात्पर्य हो जाता है। लेखक जिनेंद्र कुमार के अनुसार बाजारूपन में से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन का मतलब यह है कि दिखावा, चमक दमक, है ना, बिना चीजों की आवश्यकता के उनको खरीदना, है ना। देखिए, बाजारूपन का आशय है कि ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहां बाजारूपन आ जाता है। मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी उसको सुंदर रूप दे करके, उसको लोग सजा करके, उसको दिखावा में ले जा करके लोगों को ठगने लगते हैं, ग्राहकों को ठगने लगते हैं, तो ये बाजारूपन हो जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक जरूरत की चीजों के बजाय अपनी मनी पावर दिखाने के, क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर, मनी पावर दिखाने के लिए बाजार में माल खरीदता है, तो वहां भी बाजारूपन होता है। इस प्रकार से छल, कष्ट और शोषण का बोलबाला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाई सेठों के द्वारा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो काम की चीज नहीं होती है, लेकिन उसको आकर्षक बनाकर, चमक दमक दिखा करके लोगों को बेच देते हैं, जिससे भाई ठगने का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से बाजारूपन है। वहीं दूसरा चीज, ग्राहक भी उन वस्तुओं का उपयोग समझे बिना आवश्यक चीजों के, यानी बिना जरूरत की चीजों को खरीद लेता है और बाद में उसको पता चलता है कि ये तो हमारे उपयोग का है नहीं, फिर बाद में उसको वो कष्टदायी हो जाता है। ये भी एक प्रकार से बाजारूपन का रूप है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बाजारूपन से भाई तात्पर्य क्या है तो आपसे बनना चाहिए। साथ में क्वेश्चन ये भी है बच्चों कि परचेसिंग पावर से लेखक का क्या आशय है? परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति होता है ना। जब लोगों के पास पैसे हो जाते हैं, है ना, तो बिना जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए आतुर हो जाता है। परचेसिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति। पैसे की पावर व्यक्ति के पास, है ना, माल, आसबाब, मकान, कोठी, बैंक, हिसाब हो तो पैसे की पावर को प्रमाणित करता है। यानी कहने का तात्पर्य है क्रय शक्ति है ना, सीधा सीधा। यानी लोगों के पास पैसे हैं, यानी उसके पास मकान है, बड़े बड़े महल हैं, है ना, बैंक में अच्छा खासा पैसा है, तो ये पैसे को पावर को प्रमाणित करता है, यानी पैसे की ताकत को बताता है। एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। यानी बाजार में आप जाते हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा किस जात के हो, है ना, आपका रंग कैसा है, आप कैसे हो, आप किस समाज से आते हो, आप किस गांव से आते हो, किस धर्म से आती हो, ये नहीं देखते हैं। आपके पास कितना पैसा है ये चीज देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता, वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खरीदार औरत या मर्द है या हिंदू मुसलमान है, उसकी जाति क्या है, वह किस क्षेत्र विशेष का है। बाजार में उसको महत्व मिलता है तो वह अधिक खरीद सकता है। और जहां हर व्यक्ति ग्राहक होता है, इस लिहाज में किस प्रकार सामाजिक समानता की रचना कर रहा है। आज जीवन के हर क्षेत्र में नौकरी, राजनीति, धर्म, आवास आदि में भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है और यहाँ किसी का भी भेदभाव नहीं किया जाता। वास्तव में सही है कि भाई जब आप किसी चीज़ की नौकरी के लिए जाते हो वहाँ भी एक आरक्षण है और वहाँ भी लोगों का भेदभाव किया जाता है। आज भी आप देखो गाँव शहर में थोड़ा थोड़ा जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है और जिसे निम्न जाति के नाम में जाना जाता है, तो लोगों को छुआछूत की भावना आज भी बनी हुई है ना। कहीं भी आप पढ़ाई के सेक्टर में जाओ, वहां भी लोग सोचते हैं कि हमें ये ना छुए, है ना, उसके घर में हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये लिंग, जाति, धर्म के आधार पर लोगों का भेदभाव है। लेकिन बाजार ही ऐसा चीज है कि मान लीजिए समोसे की दुकान में आप खड़े हो, कोई व्यक्ति समोसा लेने आएगा, सेठ उसे आसानी से दे देगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहता, आसानी से भाई साहब वो इस प्रकार से समानता को प्रदर्शित करता है ना। कहने का तात्पर्य बाजार में किसी प्रकार से लिंग, जाति, धर्म को नहीं देखा जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल मतलब होता है क्रय शक्ति, यानी पैसे की पावर। यदि पैसे की पावर है तो भाई साहब आप सब कुछ खरीद सकते हो, आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत बन जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन यदि यहां से भाई साहब यदि क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला प्रश्न बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, भगत जी बाजार को सार्थक और समाज को शांत कैसे कर रहे थे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा, और एक वाला ये वाला भी क्वेश्चन देख लो
कि खाली मन और भरी जेब से क्या तात्पर्य है। खाली मन भरी जेब से क्या तात्पर्य है, जब मन में भाई किसी चीज की इच्छा ना हो, आवश्यकता ना हो, है ना, परंतु जब जेब में भरी हो तो व्यक्ति को वशीभूत हो जाता है, तो आपका भाई क्या करते, कहने का तात्पर्य आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन यदि पैसा नहीं है तो आपका मन खाली ही रहेगा। लेकिन जब आपका जेब भरा हुआ हो तो भाई साहब, मन खाली का तात्पर्य है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका मन खाली ही रहेगा, कुछ भी हो, आप कुछ खरीद नहीं सकते हो। लेकिन भाई साहब, ये वाला प्रश्न है ना, लेकिन जब आपके पास पैसा हो तो आकर्षक चीज़ों को देख करके आप उसे खरीद लेते हो और बाजारवाद की बढ़ावा हो जाती है। अगला प्रश्न बच्चों कि बाजार का जादू कैसे चलता है, किस पर चलता है और क्यों। ये बात क्वेश्चन भी आपकी क्वेश्चन बैंक में है। बाजार का जादू उन लोगों को चलता है जो खाली मन से होते हैं। जब जेब भरी होती है तो ऐसे लोगों को अपनी जरूरत का पता ही नहीं रहता और वो परचेसिंग पावर को दिखाने के लिए अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें बड़ा समझे। ऐसे व्यक्ति बाजार की सार्थकता को प्रदान नहीं करते। बाजार का जादू किस पर चलता है, कहने का तात्पर्य जो खाली मन के होते हैं और जब जेब भरी हो। बाजार का जादू किन पर चलता है, यानी जादू किन लोगों पर हावी हो जाता है, तो जादू उन लोगों पर हावी होता है जिनका मन खाली है और जेब में पैसे हैं। वो बाजार जाता है ना, आकर्षक वस्तुओं को देखता है और अपने परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीद लेता है जो उपयोगी नहीं होता, जिसके कारण भाई साहब बाजार में क्या होती है, एक बाजारूपन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य जिनका जेब भरा हो और मन खाली हो, यानी आप बिना विचार के बाजार जाएं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये लेकर के बाजार गया, बाजार में आपका क्लियर हो गया कि हमें ये खरीदना है, तो अच्छी बात है। लेकिन बाजार में आप लोगों को यही पता नहीं हमें क्या खरीदना है, तो फिर आप तो पैसे लेकर गए हैं, मन खाली है, कोई भी चीज अच्छा दिखाई देगा आप उसी को क्या कर लोगे, खरीद लोगे। इसी को कहा गया है बाजार का जादू किन पर चलता है, ऐसे लोगों पर चलता है जिनका मन खाली होता है और जेब भरा होता है, ऐसे लोगों पर बाजार का जादू चलता है। अर्थात उनका जेब भरा हुआ है पैसे से, वो बढ़िया आकर्षक वस्तुओं खरीदने में आतुर है ना, और अपने परचेसिंग पावर, अपने क्रय शक्ति, अपने धनाढ्य को दिखाने के लिए, अपने पैसों को दिखाने के लिए ऐसी अनाप शनाप की वस्तुओं को खरीदते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, बाद में उसको पछताते हैं, और यही बाजारूपन को बढ़ावा देता है। यहां पर देखो बच्चों, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर आपके एग्जाम में आने वाला है, इस बार देख लेना। लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग होता है बच्चों, यानी एक पूरा वाक्य होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन मुहावरा जो होता है एक छोटा सा वाक्यांश है जो कि वाक्य में लग करके, वाक्य में जुड़ करके उसको अर्थ को बदलता है। लोकोक्ति के लिए तदानुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है, मुहावरे के लिए तदानुरूप संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर जरूर तैयार कर ही लेना। और इसे से बच्चों जैसे क्वेश्चन आ गया कि लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं, है ना, उदाहरण से समझाइए। तो लोकोक्ति आपको बच्चों यही चीज लिख देना है कि भाई साहब लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग होने वाला एक वाक्यांश है जिसका अपने आप में पूर्ण अर्थ होता है। लोकोक्ति के लिए एक तदारूप संदर्भ की आवश्यकता होती है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग लिख देना। और एक प्रश्न बच्चों, शब्द युग्म किसे कहते हैं, शब्द युग्म के प्रकार। तो शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बातचीत करते समय बच्चों शब्द युग्म किसे कहते हैं, शब्द युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, है ना। बातचीत करते समय हम अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लगातार किसी शब्द को 2 बार बोलते हैं, साथ साथ में उसको प्रयोग में लाते हैं, ऐसे जोड़े को हम बोलते हैं शब्द युग्म। यानी किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, उसकी तारतम्यता को बनाए रखने के लिए हम जोड़े के रूप में शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों, उसी को बोला जाता है शब्द युग्म। जिसकी प्रकार कितनी होती है, 6 प्रकार होती है। उदाहरण से समझाइए, यहाँ पे नाम भी लिखने के लिए बोला है। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो भाई साहब शब्द युग्म के नाम है पुनरुक्त शब्द युग्म, सजातीय शब्द युग्म, समानार्थक शब्द युग्म, प्रिप्रियतार्थक शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म। तो शब्द युग्म का तात्पर्य है क्या है कि भाई साहब समानता बोलचाल में हम कई बातों को अपने प्रभावशाली बनाने के लिए, है ना, एक ही शब्द को लगातार 2 बार बोलते हैं, है ना, या तो विलोम भी हो सकता है या मतलब समान भी हो सकता है। तो ऐसे युग्मों को हम शब्द युग्म के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 हमने करा दिया है, और आप लोग भी आप पढ़ते रहें। शब्द शक्ति से आप क्या तात्पर्य है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति, मतलब शब्द शक्ति से क्वेश्चन बनना है, फिक्स से 2 नंबर आएगा इस बार। शब्द शक्ति से केवल 2 नंबर आएगा बच्चों, ठीक है।
तो ये आपका शब्द शक्ति है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शब्द को, व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। देखिएगा, शब्द शक्ति का शब्द बच्चों और शक्ति दो चीज से मिलकर बना हुआ है। शब्द और शक्ति, शब्द और अर्थ, है ना। जो ध्वनि स्पष्ट, ध्वनि समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये चीजें बच्चों। इसके 3 प्रकार है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। हाँ, इसके उदाहरण सहित आपको पढ़ना पड़ेगा। अभिधा क्या है, अभिधा क्या है, ये आपका होमवर्क है भाई, इसको आप लोग कर लेना। 2022 में पूछा गया है। अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है बच्चों, लक्षणा शब्द शक्ति और फिर व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। और आज का टास्क यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग कहोगे तो प्रश्न क्रम ये वाला भी क्वेश्चन करा देंगे, यशोधर बाबू जूझ कहानी, है ना। आप लोगों का डिमांड जैसा रहेगा उसके आधार पर हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। समय कम है लेकिन फिर भी तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।